नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं और रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी जी के बारे में चर्चा होगी। रीतिकाल के नामकरण के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, किस तरह के विवाद चलते हैं और किन किन आचार्यों द्वारा किस किस प्रकार का नाम दिया गया, इसकी पूर्वापर और अंतिम सीमा क्या रखी गई, इन सभी बातों पर पहले बात हो चुकी है। इसलिए सीधे हम रीतिसिद्ध कवि बिहारी की ओर चलते हैं। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 तरह की काव्य धाराएं चली है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। 3 तरह के कवियों की श्रेणियां हम रीतिकाल में करते हैं। 3 तरह के कवि हैं जिन्होंने 3 तरह की काव्य रचनाएं करी। इनके 3 वर्ग करते हैं हम, और अलग अलग आचार्यों ने इस वर्ग को क्या नाम दिया, इस बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, इसलिए उस बारे में बात नहीं करेंगे। सीधा बात करते हैं कि बद्ध क्या, मुक्त क्या और सिद्ध क्या। बद्ध वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्यांग की रचना लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपनी रचनाएं रची। और लक्षण ग्रंथ क्या थे उस बारे में चर्चा करते हैं। काव्यांगों के आधार पर, काव्यांग से मतलब क्या हुआ, रस, छंद, अलंकार, रीति इत्यादि। काव्यांगों के आधार पर लक्षणों की चर्चा होती थी, काव्यांग के लक्षण दिए गए और उन्हीं लक्षणों के आधार पर उदाहरण देते हुए कविताओं की रचना की गई। ठीक है, और उन लक्षणों के जो उदाहरण थे वे ही उस समय का काव्य बन गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बंधी बंधाई परिपाटी थी, किसी एक काव्यांग को लेते थे, चाहे रस, छंद, अलंकार, रीति, नायक नायिका भेद कुछ भी हो, उस काव्यांग को लेकर के उसके लक्षणों को आधार बना करके उदाहरण प्रस्तुत करते थे ताकि उसके लक्षणों की व्याख्या की जा सके, उसका वर्णन किया जा सके। यानी बड़ा ही औपचारिक काव्य हुआ करता था, क्योंकि दरबारी संस्कृति थी और कवियों के पास अपने जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था, इसलिए जो दरबार को अच्छा लगे ऐसा ही काव्य उस समय रचा गया। तो उन काव्यांगों के लक्षणों को लेकर के उसके उदाहरण देते हुए, या फिर उदाहरण इस प्रकार दिए जाएं कि लक्षण सिद्ध हो जाए, दो ही एक तरीके थे काव्य रचना के। ठीक है, तो प्रथम जो थे वो बद्ध थे, यानी ये एक प्रकार की रीति, एक प्रकार का तरीका है, एक प्रकार की परिपाटी है, एक प्रकार का मार्ग है जिस पर समस्त कवि उस युग के चले। और वे कवि क्या कहलाए, रीतिबद्ध कवि कहलाए, जिसमें हम केशव का नाम लेते हैं, देव का नाम लेते हैं, भिखारी दास का नाम लेते हैं, चिंतामणि का नाम लेते हैं और मतीराम का नाम लेते हैं। और ऐसे बहुत लंबी श्रृंखला है, ये मैंने मुख्य कवियों के नाम आपके सामने लिए हैं। दूसरे देखते हैं अपन मुक्त को पहले। ठीक है, मुक्त ये थे, बद्ध जो हैं जो इस परिपाटी से बंधे हुए हैं, इस रीति से बंधे हुए हैं। और मुक्त कौन से हैं, जो इस परिपाटी का अनुसरण नहीं करते हैं, यानी इस रीति पर, इस मार्ग पर, इस शैली पर नहीं चलते हैं। उनकी स्वतंत्र काव्य रचना होती है, उसमें स्वतंत्र अपनी भावनाओं का वर्णन उस काव्य में किया है, इसीलिए उन्हें स्वतंत्र चेता कवि भी कहा गया है। और इसीलिए गणानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो होगा उसे ही अपने काव्य के अंदर हूबहू उतार करके रख दिया। यानी वो किसी रीति, किसी परिपाटी और किसी मार्ग से बंध कर चलना नहीं जानते थे, उससे मुक्त थे, इसलिए इनका नाम रीति मुक्त कवि कह दिया। अब तीसरे आते हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं। अब वो किसी भी लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं करती, ये जो लक्षण और उदाहरणों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा गया। ये नाम भी कई बार पूछा जाता है। अब जो रीति सिद्ध कवि थे उन्होंने किसी भी प्रकार के लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं किया और किसी परिपाटी पर भी नहीं चले, लेकिन वो इस परिपाटी से मुक्त भी नहीं थे। कैसे, समझने की कोशिश कीजिए आप। उन्होंने किसी काव्यांग के लक्षण या उदाहरण नहीं दिए, किसी रस, छंद, अलंकार का वर्णन करना उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन उनका जब आप काव्य पढ़ते हैं, जैसे बिहारी जी हैं, पद्मनेश है, हटी जी है, नेवाज कवि हैं, ये सभी रीति सिद्ध कवि हैं, इनका जब हम काव्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रीति वहां स्वयं सिद्ध हो रही है। यानी उस परिपाटी से, उस रीति पर लेखन वाली परिपाटी से ये पूर्णतः अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। रीति इनके काव्य में स्वयं सिद्ध हो जाती है, इसीलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है,
ये प्रमुख बात आ गई कि रीति स्वयं सिद्ध होने के कारण, स्वयं सिद्ध यानी लक्षण, किसी भी काव्यांग का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत नहीं करे, लेकिन काव्य ऐसा है कि उसको पढ़ के ऐसा लगता है ये किसी न किसी रस का, छंद का, अलंकार का, नायक नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के प्रयास में इन्होंने काव्य की रचना की है। तो उसे देख करके ऐसा लगता है इनके श्रृंगारिक वर्णन जो है वो बहुत ही अत्युक्ति भरे हुए, अतिशयोक्ति भरे हुए हैं। तो उसको देख करके ऐसा लगता है, बड़ा सहज श्रृंगार नहीं लगता, उसको देख करके ऐसा लगता है ये किसी न किसी काव्यांग का विवेचन यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और इन्हीं कवियों की श्रृंखला में हम बिहारी जी का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में मूल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जन्म कब, कहाँ, कौन से संप्रदाय में दीक्षित, कौन से संप्रदाय में उनका दीक्षण है, या वे उनके गुरु का नाम क्या है, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। शुक्ल जी मानते हैं 1660 संवत, ठीक है, और संवत के हिसाब से सन क्या बैठा, 1603। सीधे सीधे आप संवत में 57 माइनस कर दीजिए और आपको सन निकल के आ जाएगा। अब देखिए परीक्षा में क्या होता है, कभी कभी आंकड़े हमें चित्रात्मक रूप में याद रहते हैं, मेरी ये समस्या है, इसलिए आपकी भी हो सकती है। आंकड़े चित्रात्मक रूप में याद करने की बड़ी समस्या है। यदि आपको इस तरह से याद हो गया कि बिहारी जी का जन्म 1660 में हमने पढ़ा है, अब 1660 में तो पढ़ा है, लेकिन 1660 क्या, संवत या सन? यदि आप परीक्षा में ऐसे लिख देते हैं कि बिहारी जी का जन्म 1660 में ग्वालियर में हुआ, तो आप गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि 1660 के आगे आपने ये नहीं बताया कि आप संवत की बात कर रहे हैं या आप सन की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि परीक्षा में आप ये लिखते हैं कि बिहारी जी का जन्म सन 1630, बिहारी जी का जन्म 1603 में हुआ, तो ये सहज ही है। अगर आप उसके आगे सन नहीं लगाते या संवत नहीं लगाते तो सन ही माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसलिए आपके लिए श्रेयस्कर यही रहेगा कि आप इसे याद करें कि बिहारी जी का जन्म 1603 में हुआ था और ग्वालियर में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय इनका निम्बार्क था, निम्बार्क संप्रदाय में इनकी दीक्षा हुई थी, और इसीलिए इनके बहुत से जो दोहे हैं वह कृष्ण या राधिका के जीवन पर लिखे गए दोहे हैं। अब ये देखिए, ये एक ऐसा कवि है जिस पर आधुनिक काल में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। और वो टीकाएं कौन कौन सी है, वो नाम बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उन टीकाओं के नाम भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली तो इनके खुद के पुत्र की है, नाम था कृष्ण कवि, और टीका का नाम भी है कृष्ण कवि की टीका, नाम भी है कृष्ण कवि की टीका, और कवित्व और सवैये में लिखी गई है। दूसरी जो है इनकी, वो मैं बता दूं आपको, जो लल्लू लाल द्वारा हमने पढ़ा भी है कि लेखक चातुष्ट आधुनिक काल के जो हैं लल्लू लाल, उनके द्वारा लिखी गई लाल चंद्रिका नाम से टीका है इनकी, नाम है लाल चंद्रिका। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए नहीं कि लल्लू लाल से जुड़ी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिहारी से जुड़ी है, दोनों ही बात है। तीसरी जो अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु युग के कवि, हम जिनके बारे में कल पढ़ चुके हैं, अंबिका दत्त व्यास, और उनकी रचना का नाम है बिहारी बिहार। जो बिहारी बिहार है वह रोला छंद में लिखी गई है, और रोला छंद में लिखने के कारण रोला छंद में लिखने के कारण ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है। जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी गई है, सबसे ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं ऑथेंटिक अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं सबसे ज्यादा तथ्यात्मक और विश्वसनीय मानी गई है, वो है इनकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम में भी है, वो है बिहारी रत्नाकर। और इसी के कुछ दोहे जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। इसके अलावा सरदार कवि की, सुरती मिश्र की, या हम कह सकते हैं कि
भारतेंदु जी द्वारा भी इसका प्रयास किया गया, लेकिन वो सभी इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी ये प्रसिद्ध हैं। तो इन सभी का देख लें आप। कृष्ण कवि की कवित्त और सवैये में लिखी गई है, अंबिका दत्त जी की रोला छंद में लिखी गई है, बाकी सभी बड़ी ही सामान्य है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो है वो दोहों में ही लिखी गई है और उसको सरलार्थ उसका किया गया है। अब काव्य पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि रीति काल है तो सहज सी बात है कि भाषा क्या होगी, ब्रज। हम पहले भी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति काल से रीति काल तक आते आते धीरे धीरे अवधि में काव्य लेखन बहुत ही कम हो जाता है और ब्रज में काव्य लेखन बढ़ जाता है, इसलिए मुख्य भाषा इस काल की ब्रज मानी गई और बिहारी जी का समस्त काव्य भी ब्रज में भी है, ब्रज में ही है। अब छंद, ये उस युग का मुख्य छंद है। वैसे दोहा, कवित्त और सवैये में लिखा गया समस्त रीतिकालीन काव्य है, जिसमें हम घनानंद का काव्य ले लीजिए, चाहे आप देव का काव्य ले लीजिए, चाहे केशव जी को ले लीजिए। दोहा, कवित्त और सवैया तीन प्रमुख छंद है जिसमें लिखा गया है रीतिकालीन काव्य। तो हम बिहारी जी का जो काव्य पढ़ते हैं वह दोहा छंद में लिखा गया है। अब अगला है शैली, शैली और काव्य रूप। जो शैली है वह है आपकी समासोक्ति। ये देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, समासोक्ति से मतलब है कम शब्दों में ज्यादा बात को कह देना। यदि दोहा लिखना है, दोहे बहुत छोटे से कम शब्दों में लिखा गया, 13-11 मात्राओं के आधार पर अर्धसमात्रिक छंद है, तो उसमें बहुत कम शब्द हैं आपको अपनी बात कहने के लिए, और पूर्वापर संबंध न होने के कारण उन दो पंक्तियों में ही अपनी समस्त बात को कह डालना है। तो आपके भाषा में समासिकता तो होनी ही चाहिए। समासिकता यानी कम शब्दों में अपनी बात को कह डालने की योग्यता। काव्य रूप है मुक्तक, क्योंकि दोहा है तो मुक्तक तो है ही। ये बिहारी जी की आपको बताऊं कि काव्य शैली की विशेषताएं हैं, या हम कहें कि जैसे भाव पक्ष, कला पक्ष जो आता है लिखने के लिए, तो कला पक्ष की विशेषताएं जो है मुख्य विशेषताओं में से। बाकी रस, छंद और अलंकार तो एक अलग बात हो गई, हर एक दोहे में उसकी अलग अलग चर्चा करेंगे। दो प्रमुख बातें इनके बारे में कही जाती है, एक तो कल्पना की समाहार शक्ति। ये शब्द बार बार आएंगे, समझ लीजिए इनका अर्थ क्या होता है। और दूसरा है भाषा की सामासिक शक्ति। दो प्रमुख बातें हैं। भाषा की सामाजिक शक्ति की हम बात कर चुके हैं। कल्पना की समाहार शक्ति वहां है जहां पर ऐसी रिक्तियां कवि द्वारा छोड़ दी जाए और उन रिक्तियों की पूर्ति स्वयं पाठक या सहृदय अपने आप कर ले, यानी उसमें इतनी जगह छोड़ दी जाती है, पाठक स्वयं की कल्पना से उस रिक्ति को भर लेता है। बिहारी जी का एक दोहा है, कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत लजियात, भरे वौन में करत है नैनन ही सो बात। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे उसने कहा कहत यानी कौन कह रहा है, अगला लिखा है नटत यानी मना कर देना, खीजत यानी क्रोध करना, कहत नटत खीजत, और रीजत, रीजत यानी प्रेम करना। तो अब कौन कह रहा है, कौन मना कर रहा है, कौन क्रोध कर रहा है और कौन रीझ रहा है, ये पाठक स्वयं की कल्पना से ही इस चीज का अंदाजा लगा लेता है कि ये नायक और नायिका की बात हो रही है। नायक कह रहा है, नायिका मना कर रही है, नायिका क्रोध कर रही है और नायक उस पर प्रेम वर्षा कर रहा है। तो ये इस तरह की समाहार शक्ति जो है कल्पना की, वो बिहारी के काव्य के अंदर पाई जाती है। एक और चीज जो आपकी मैंने देखा कई बच्चे इसका गलत अर्थ भी लगाते हैं। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, बेदे सकल शरीर या घाव करे गंभीर। दोनों एक ही बात है, दो लाइनें मिलती है इस संबंध में। तो नावक के तीर तो किसके दोहों को कहा जाता है, बिहारी जी के दोहों को कहा जाता है। अभी नावक क्या है, लोग नावक से अर्थ लगाते हैं नाविक, और तीर से अर्थ लगाते हैं जिससे हम नाव को चलाते हैं, जबकि गलत है। नावक से मतलब है धनुर्धर, नावक शब्द का मतलब है धनुर्धर, यानी बाण चलाने वाला, जिससे धनुष और बाण का उपयोग आता हो, ठीक है। और तीर यानी जिससे वो धनुष पर प्रत्यंचा पर चढ़ा करके और जिसको दागता है, जिसको चलाता है, वह तीर है। तो उसी से ही तो भेदे सकल शरीर, देखने में छोटे लगे, देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत गहरा, बहुत गंभीर घाव वो दे करके जाता है। यानी कि बहुत छोटी सी पंक्तियों में, दोहा बहुत सबसे छोटा छंद है, तो बहुत कम शब्दों में इतनी गहरी और इतनी
तीखी बात कह जाते हैं कि मन पर बहुत अपूर्व, बहुत गहन प्रभाव उसका पड़ता है। तो यहाँ नावक का मतलब नाविक नहीं है, नावक का मतलब है धनुर्धर। अब बात कर लेते हैं, कुछ दोहे इनके हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है, उसकी चर्चा करते हैं। आपको पता चलेगी इसका हमको भावार्थ या काव्यार्थ, या यूं कहें कि हमें इसका सरलार्थ कैसे लिखना है और व्याख्या कैसे लिखनी है, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रसंग लिखते हैं। ये पहला दोहा मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहां से यहां तक 4 पंक्तियों में है। अजो तरुण्या ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक वास वे शरीर रहो, बसी मुक्तन के संग। दोहा है बिहारी जी का। आप मात्राओं की गणना करते रहिए, छंद के आधार पर हम मात्राओं की गणना कर सकते हैं कि किस प्रकार 13-11 की युति मिलती है इसके अंदर। और दो पंक्तियों का जहां जहां प्रथम और तीसरी पंक्ति की मात्राओं की संख्या बराबर होती है और द्वितीय तृतीय की बराबर होती है चरणों की। ये आप जब छंद पढ़ें तो उस चीज को ध्यान में लाइए और ऐसी चीजों को याद कर लीजिए। अब इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका प्रसंग, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस कवि द्वारा रचित है, वो किस काल का है, उसकी क्या विशेषता है, और इसका प्रसंग यानी क्या कहना चाह रहा है। पहले सरल प्रसंग है और उसके बाद सरलार्थ या भावार्थ और उसके बाद उसका विशेष। 3 भागों में बटी होती है आपकी व्याख्या। पहला है प्रसंग, दूसरा है आपका व्याख्या, और व्याख्या के अंदर क्या आ जाता है, सरलार्थ और भावार्थ दोनों ही। और तीसरा है विशेष। विशेष में मान लीजिए आपको इसका कला पक्ष पूरा ही लिख देना है, क्योंकि इसमें आपका भाव पक्ष आ चुका है। तो अब आपके लिए बच क्या गया, वो है कला पक्ष, यानी किस भाषा में लिखा गया, किस छंद में लिखा गया, या उससे मिलती जुलती कोई और उक्ति किसी और कवि की या इसी कवि की आपको लिखनी हो, तो आप इस विशेष में 3-4 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में सर्वाधिक अंक जो है वो आपको विशेष लिखने के ही मिलते हैं। अब देखिए, अजो यानी अब तक, तरुण्या शब्द के कई अर्थ हैं यहाँ पे। पहला अर्थ है तरा नहीं। तरा नहीं यानी उद्धार नहीं हुआ, यानी अधम व्यक्ति कह सकते हैं ना, अधम व्यक्ति जिसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, अधम मनुष्य। दूसरा है एक कान का आभूषण है, उसका नाम है तरुण्या, कर्णाभूषण है और उसका नाम है तरुण्या। श्रुति है, अब इस श्रुति के भी कई अर्थ हैं। एक श्रुति का मतलब है कान और दूसरी श्रुति का मतलब है वेद, ठीक है। तीसरा इसमें है शब्द नाकवास। नाकवास के भी 2 अर्थ हैं, एक तो है स्वर्ग और एक है नासिका यानी नाक, हमारा शरीर का अंग। चौथा इसमें शब्द जो आया है मुक्तन, एक अर्थ है इसका मोती और दूसरा अर्थ है साधु संगत। साधु जो कि मुक्त लोग हैं, जो विषय वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के कई कई अर्थ लेकर के इसका अर्थ निकलता है। पहला अर्थ क्या निकलता है, इसीलिए इसमें श्लेष है। पहला अर्थ क्या निकलता है, जहां एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, शब्द एक ही अर्थ अनेक, श्लेष अलंकार, ठीक है। अब अजो यानी अभी तक तू तरा नहीं मनुष्य, श्रुति सेवक एक रंग, तूने वेदों का श्रवण एक साथ किया, बहुत लगातार वेदों का श्रवण इतने वर्षों से करता रहा, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। नाकवास वे शरीर रहो, बसी मुक्तन के संग, और जो मुक्त लोगों के साथ बसा जाकर के, साधु संगत जिसने करी, अच्छे कार्य जिसने करे, साधु प्रवृत्ति जिसने अपनाई, वह नाकवास यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गया। दूसरा अर्थ देखिए, अजो तरुण्या ही रहो, कान के आभूषण, क्योंकि कान का स्थान नाक से नीचा माना जाता है, नाक का स्थान कान से ऊंचा माना जाता है, नाक को अपनी प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है, नाक और मूछ को। तो यहां पर एक आ गया है कि हे कर्ण, तू अभी तक कर्णाभूषण है और तेरा स्थान बहुत नीचे है, तू वर्षों से कान की सेवा एक लग करके कर रहा है, फिर भी तू अभी तक कान में ही बना रहा। और जो बेसरी है, बेसरी यानी नाक का आभूषण, जिसे महिलाएं नाक में धारित करती हैं, उसे बेसरी कहते हैं। कि अब लेकिन बेसरी को नाकवास मिला, नाक में स्थान मिला, क्यों? क्योंकि वो मोतियों के साथ रहता है। तो 2 अर्थ निकल गए ना। हम
श्लेष अलंकार की चर्चा कर रहे हैं कि बिहारी जी के काव्य में इस कल्पना की समाहार शक्ति है, भाषा की समासिकता है। देखिए 4 पंक्तियों के अंदर ये कितनी बड़ी बात 2 प्रकार से कह जाते हैं। ठीक है, अब आप इसके आधार पर बता सकते हैं कि फलाना अलंकार है, फलानी भाषा है और छंद ये है, छंद की विशेषता ये है। ये सभी आपके किसमें आ जाएगा? विशेष के अंदर। बिल्कुल इसी प्रकार से आप दूसरा लिए, तो पर वारो उर्वशी। यहां उर्वशी शब्द है, इसके कई अर्थ हैं। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। अब यह उर्वशी के 3 अर्थ हैं। पहला, तो पर वारो उर्वशी, ये हम उर्वशी की बात कर रहे हैं। उर्वशी कौन? सॉरी गलत लिख दिया। उर्वशी कौन? स्वर्ग की अप्सरा, नायिका की सखी, उसे बाकी समस्त रानियों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कह रही है, तेरे पर तो उर्वशी को भी वारा जा सकता है, यानी वो भी तुझसे कम है। और उर्वशी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। आपको ध्यान होगा कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से उसे भेजा गया था, तो सौंदर्य की प्रतीक यहां पर मानी जा रही है। तो तेरे पर तो उसको भी वार सकते हैं, तो उस उर्वशी के से भी ज्यादा सुंदर है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी हृदय में निवास करती है। उर मतलब हृदय, हृदय में निवास करने वाली है उर्वशी। ठीक है। तीसरा है वह उर्वशी समान। यहां पर ये उर्वशी जो है अंतिम, ये एक ऐसा आभूषण है जो हार के रूप में पुरुषों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहां पर तो यहां पर सखी कह रही है कि तेरे पर तो उर्वशी को भी वार दूं, हे राधिके, तू इतनी बाकी समस्त रानियों में तू सर्वाधिक प्रिय है नायक को, तेरे पर तो उर्वशी को भी वारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर में निवास करती है। वह उर्वशी समान, किसके समान? उर्वशी नामक आभूषण के समान। कम शब्दों में अधिक बात करने की क्षमता देखिए, और इसका काव्य सौंदर्य समझिए, और साथ में किस प्रकार लिखना है उसको समझिए। इस प्रकार के अभ्यास को कीजिए आप, और इससे संबंध में कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करें। थैंक यू वेरी मच।